So hey guys, in this video we are going to study about the proximal convoluted tubule और हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे पीसीटी सेल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं और सिक्रीशन करवाते हैं वेस्ट मटेरियल्स का। ओके, सो एज यू कैन सी हेयर दीज आर द ट्यूब्यूल सेल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स। ये पूरी ट्यूब्यूल है एक हमारे पास, पीसीटी ट्यूब्यूल है हमारे पास, हमने ये बनाई है येलो कलर की ये सब, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो इसके सराउंडेड होती हैं और इन्हीं में ही रीएब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स जो कि ज़रूरी हैं हमें समझना आगे बढ़ने से पहले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट जो हमारे पास आया था वो जब पीसीटी में जाएगा उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स भी होंगी, इंपॉर्टेंट थिंग्स भी होंगी जिसे हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते। तो उन वैल्यूएबल चीज़ों का जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं कहाँ, पीसीटी में। ओके, तो हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस in which different useful substances gets reabsorbed and goes to the peritubular capillaries और फिर वो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में चली जाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूब्यूल सेल से अगर कोई सब्सटेंस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जा रही हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन। और ये प्रोसेस पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। इट मीन्स दैट पैसिव कब होगी, जब इसमें एनर्जी हम नहीं लगाएंगे तो पैसिव होगी, और एक्टिव जब होगी जब इसमें हम एटीपी यूज करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिक्रीशन, सेल्यूलर सिक्रीशन, तो जैसे यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में वेस्ट मटेरियल्स हैं, तो अगर ये सिक्रीट कर रही है और यहाँ पे आ रही हैं सब्सटेंसेस, उस चीज को हम क्या कहेंगे, पेरीट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये हमारी दो प्रोसेस हो गई, एक रीएब्जॉर्प्शन, एक सिक्रीशन। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन भी टू टाइप्स का होता है, एक पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन और एक ट्रांससेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्रांससेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन तब होगा जब सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन में जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अंदर से जाके सेल के अंदर से थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर वो बाहर जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांससेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन। लाइक दिस इट इज नोन एज ट्रांससेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन, पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन तब होगा जब यहाँ पे दो सेल्स के बीच में जो गैप है, इस गैप में से सब्सटेंसेस निकले तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन। यहां पे देखा जाए तो दो ट्यूब्यूल सेल्स के बीच में यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस यहां से निकल जाती हैं डायरेक्ट और रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एपिकल एंड बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। तो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन ये होते हैं हमारे पास, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, और एपिकल मेम्ब्रेन हमारे पास ये वाले होते हैं जो अंदर की साइड होते हैं ट्यूब्यूल में। ओके, ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम आते हैं द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, कैसे एक पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन की प्रोसेस होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैसे रीएब्जॉर्ब होती हैं। So now if we talk about the substances which gets filtered during glomerular filtration and goes into the PCT, proximal convoluted tubule, some of these are like H2O, water आ जाता है filtrate होके, water आ जाता है, different types of electrolytes, for example chlorine, sodium, magnesium, potassium and calcium and different compounds and also bicarbonates HCO3, ये सब भी आ जाते हैं। और ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स
सम स्मॉल प्रोटीन सच एज इंसुलिन एंड कभी कभार अगर आपको कोई हीमोलिटिक डिजीज़ हो रखी है जैसे एनीमिया वगैरह तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन आने के चांसेस भी रहते हैं। ओके, सो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कम देखा जाता है वैसे हीमोग्लोबिन। एंड और क्या क्या आ सकता है, H2O हो गया, Cl हो गया, Na, Mg, पोटेशियम, कैल्शियम, HCO3 माइनस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गए, वाइटामिन हो गए, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन ये रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में सोडियम का बहुत ही अहम रोल है। वो कैसे है आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पीसीटी सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास सोडियम की मात्रा बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही हमारे पास ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस होते हैं, ये पंप्स होते हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसफ़र करते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सोडियम बाहर, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ये होता है हमारे पास, यहाँ से 2 पोटेशियम इधर आ जाते हैं और 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं। और ये प्रोसेस कैसी होती है, ये प्रोसेस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास एटीपी यूज़ होती है। ओके, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें सोडियम ट्यूब्यूल सेल से बाहर चला जाता है और पोटेशियम अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पे, इससे यहाँ पे ये होता है कि सेल के अंदर जो है सोडियम की कमी हो जाती है। ठीक है, सोडियम की कमी हो जाती है तो बाहर यहाँ से जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से सोडियम ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने लगता है। और सोडियम क्या करता है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम जा रहा है और सोडियम क्या करता है, अपने साथ ग्लूकोज को भी ले लेगा। ये ग्लूकोज है, इसे भी ले लेगा। जबकि ग्लूकोज का देखा जाए तो हमारे पास ग्लूकोज की जो इंटरस्टिशियल सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ओके, तो ये अपने साथ सोडियम ग्लूकोज को लेके जा रहा है तो इसका मतलब ये इसकी हेल्प कर रहा है अप टू द ग्रेडियंट जाने में। ओके, ये हो गया हमारे पास एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का भी एक एग्जाम्पल हो गया ये। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सोडियम की मदद से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी चले जाते हैं। सोडियम अंदर आता है, अमाइनो एसिड्स भी अंदर आ जाते हैं एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। और ये एक सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल है। ओके, और ये ग्लूकोज चला जाता है यहाँ पे बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं हमारे पास ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अमाइनो एसिड्स भी स्पेसिफिक पाथवेज से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। लगभग 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड्स एंड अदर वेरी यूजफुल सब्सटेंसेज गेट्स रीएब्जॉर्ब इन जस्ट हाफ द लेंथ ऑफ द पीसीटी। यानी कि पीसीटी में अगर हम देखें तो हाफ द वे ही ये सब 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि 100% ग्लूकोज हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 100% अमाइनो एसिड्स वापस आ जाते हैं, 100% हमारे पास कुछ विटामिन आ जाते हैं, 100% वापस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो आ जाते हैं वापस विटामिन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, सो नाउ वी टॉक अबाउट वाटर। वाटर कैसे रीएब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। तो अगर यहाँ पे सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो साफ सी बात है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से वाटर ऑटोमेटिकली टू मेक आइसोटोनिक बोथ द साइड्स, टू मेक बोथ द साइड्स आइसोटोनिक, वो अपने आप ही सोडियम के साथ चल देगा। तो यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे सोडियम आयंस के साथ वो भी कैपिलरीज में आ जाता है, सोडियम आयंस एंड वाटर। तो ये था वाटर। अराउंड 65% ऑफ वाटर इज गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 65% H2O, 65% ही सोडियम आयंस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड 100% ऑफ ऑर्गेनिक
सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये दोनों 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है इनका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर ग्लूकोज, मान लीजिए ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि समझ जाइए आपको कोई सी बीमारी हो गई है। उसके बाद हम आते हैं क्लोरीन आयंस पे। तो सोडियम के साथ क्लोरीन भी चला जाता है। सोडियम बहुत सारा काम करता है यहाँ पे, तो कभी सोडियम के साथ क्लोरीन भी चला जाता है, सोडियम क्लोरीन, तो ऐसे करके क्लोरीन का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अराउंड 50% ऑफ क्लोरीन आयंस गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, एंड 50% ही यूरिया चला जाता है। यूरिया और लिपिड्स जो होते हैं हमारे पास, यूरिया और लिपिड्स, इनको जाने में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा मेम्ब्रेन जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, वो बने होते हैं फॉस्फोलिपिड से, और लिपिड और फॉस्फोलिपिड भाई भाई हैं। तो वो कहते हैं जाओ भैया आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो जस्ट ऐसे करके मूव ऑन करके चले जाते हैं, यूरिया और लिपिड्स। बट यूरिया जो है हमारे पास 50% ही रीअब्जॉर्ब होता है, ओके, क्योंकि ज़्यादा अगर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो हार्मफुल रहेगा बॉडी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आयंस की, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, HPO2 4 माइनस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके, HPO4। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास करते हैं पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन भी करते हैं और ट्रांससेलुलर रीएब्जॉर्प्शन भी करते हैं। पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन में ये क्या कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे ये जो दो सेल्स हैं, दो PCT सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शंस वैसे तो किसी भी चीज़ को अपने आर पार जाने से परमिएबल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो थोड़े लीक होते हैं, उनमें से फ्लूइड लीक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइट जंक्शंस से भी जा सकते हैं वो पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन के जरिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम चला जाता है, कैल्शियम चला जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट HPO4 2 माइनस, ओके। तो ये भी चले जाते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अराउंड 50% Cl माइनस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कैल्शियम भी चला जाता है, Ca2 प्लस। मैग्नीशियम और कैल्शियम का वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ओके। और हमारे पास क्या होता है, so now if we talk about some types of small proteins which may come into the PCT, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। इंसुलिन मान लीजिए गलती से भी हमारे पास फिल्टर होकर आ जाता है, तो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन जैसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इंसुलिन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, यहाँ पे रिसेप्टर मीडिएटेड जो हमारे पास पूरा सिस्टम होगा यहाँ पे, तो कुछ रिसेप्टर्स वो बाइंड करेंगे उनसे, और वो रिसेप्टर्स एंडोसाइटोस हो जाएंगे और PCT सेल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे उनके ऊपर वर्क करेगा लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करेगा, लाइजोसोम उन्हें ब्रेक डाउन कर देगा, उनका ब्रेक डाउन करके उनके स्मॉलेस्ट यूनिट में बदल देगा, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स में बदल देगा। अमाइनो एसिड्स में बदल के यहाँ पे जो है वो उन्हें दूसरी साइड से सिक्रीट कर देगा PCT में। तो ये ऐसे होता है। यहाँ पे हमारे पास एंडोसाइटोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स विच मे कम इनटू द PCT। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन है, यहाँ पे HCO3 माइनस आयन है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ब्लड में CO2 भी होती है, तो यहाँ से CO2 सेल में चली जाती है, CO2 रिएक्ट करती है सेल्यूलर वाटर से, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये बना लेते हैं H2CO3। H2CO3 जब बनता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या रिलीज करता है, H प्लस आयंस एंड HCO3 माइनस, ये दोनों रिलीज करता है सेल के अंदर ही। और H प्लस आयन जो होते हैं हमारे पास, ये चले जाते हैं बाहर। H प्लस आयन जो है यहाँ पे चले जाते हैं, एंड यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि H प्लस बाहर चले जाते हैं और सोडियम अंदर आ जाता है। तो ये एक एंटीपोर्टर का काम करेगा। H प्लस बाहर, Na अंदर, और यहाँ पे क्या बचा, HCO3 माइनस, इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर हम बाहर वाले HCO3 की बात करें, तो यहाँ पे एक
कार्बोनिक एनहाइड्रेट काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो H निकला हुआ है यहाँ पे H प्लस, ये दोनों इसमें जुड़ के क्या बना लेंगे, H2CO3, और H2CO3 इससे कार्बोनिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करने के बाद बना देगा वाटर और CO2। तो ऐसे यहाँ पे HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से CO2 आता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम H2CO3 बना देता है, H2CO3 का ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। H प्लस सोडियम और H प्लस हमारे पास एंटीपोटर के जरिए H प्लस बाहर चला जाता है और सोडियम अंदर आ जाता है। H प्लस जो बाहर जाता है वो रिएक्ट करता है HCO3 माइनस आयंस के साथ, HCO3 माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है H2CO3। HTCO3 जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में H2O प्लस CO2 बना देता है। तो इनडायरेक्टली HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। HCO3 और H प्लस आयंस हमारे ब्लड के pH को मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। ओके, सो या आई थिंक दिस इज़ प्रेटी मच फॉर टुडे। एक बार फिर से हम सारा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास फिल्ट्रेट होके क्या क्या आता है, H2O, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड विटामिन्स, और कभी कभार स्मॉल प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। ओके, सो सोडियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रीअब्जॉर्प्शन and different substances are gets reabsorbed by the process of reabsorption. For example, this, if we talk about this, 2 sodium ions takes 1 molecule of glucose and reabsorbs it. Okay, तो यहाँ पे जैसे कि देखा जाए, जो हमारे पास ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी वजह से यहाँ पे ये सोडियम अंदर आता है और अंदर आने के साथ साथ ग्लूकोज को भी अंदर ले आता है। ओके, तो ऐसे ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज जो है बाय डिफ्यूजन जा सकता है यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और बाय ब्लड ट्रांसपोर्टर्स, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये। अराउंड 65% ऑफ H2O इज गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन PCT, 65% ऑफ सोडियम आयंस एंड अराउंड 50% ऑफ Cl एंड यूरिया गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ओके, ions, electrolytes such as magnesium, calcium, chlorine, inorganic phosphate, these are gets reabsorbed passively by paracellular reabsorption. Okay, और अगर हम यहाँ पे बात करें H2O बाइकार्बोनेट की, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बाइकार्बोनेट हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे वो रीएब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCO3 माइनस आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड से CO2 इधर आती है सेल्स में, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और बनाती है H2CO3। H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में। ओके, ये H प्लस बाहर जाता है सेल्स के थ्रू स्पेशलाइज्ड एंटीपोटर। H प्लस बाहर जाता है और उसके एंटीपोट में सोडियम अंदर आ जाता है, Na प्लस आयंस अंदर आ जाते हैं। H प्लस रिएक्ट करते हैं इसके साथ और बनाते हैं H2CO3। H2CO3 जो है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ब्रेक डाउन कर लेते हैं और बनाते हैं H2O प्लस CO2। तो ऐसे करके 90%, अराउंड 90% हमारे पास HCO3 माइनस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।